गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। हम जो है आगे वही सिलसिला फिर से जारी रखेंगे और वो सिलसिला था हमारा किससे संबंधित, फार्माकोलॉजी, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है ना भैया। तो इसमें हमने दो चीज़ें कवर कर लिया था, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी और वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो कि पहला चैप्टर जनरल फार्माकोलॉजी के ये दो टॉपिक थे। हमने ये वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका ऐड कर देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आगे की जो टॉपिक्स हैं, आज फिर हम दो टॉपिक को मेनली कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, जो होगा ड्रग एब्जॉर्प्शन और दूसरा होगा बायो अवेलेबिलिटी। इन दोनों को हम कवर करेंगे और बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे और इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स, जूनियर, सीनियर सबके साथ, क्योंकि ये बी फार्मा में भी ये टॉपिक्स आते हैं। क्योंकि जनरल फार्माकोलॉजी है ना, तो बी फार्म हो या डी फार्म, तो जनरल फार्माकोलॉजी तो सबको जानना जरूरी है भैया। ओके, तो ये चीज़ें हैं। चलिए, तो हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, ये थंबनेल मैंने बनाया था तो इसको प्रिंट आउट निकाला, तो देखिए कैसा लग रहा है। जैसा भी है आप बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो, नहीं तो और पेस्ट करेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और ये जो सब्सक्राइबर हैं, ये आप लोगों के सपोर्ट से और गेन हुए हैं भैया, लगभग 750 750 जो है होने वाले हैं या हो गए हैं। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, आपने चैनल पे जब आते हैं तो वो तो दिखाता ही है काउंट हमें। ओके, चलिए ठीक है ब्रदर, तब शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन रफ लेके बैठ जाइए, क्योंकि थोड़ा बहुत लिखते रहेंगे साथ ही साथ तो ज़्यादा बेटर होता है। रफली आप लिखते रहेंगे तो एक बार रिवीजन हो जाता है प्रॉपरली, और दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो आपका अच्छे से आप उसे लर्न आउट कर पाएंगे, उसे याद रख पाएंगे। ओके, चलिए, क्योंकि हमें पता है कि अगला जो पेपर होने वाला है सेकेंड ईयर का, उसको हमें अच्छे से पास आउट करना है, नहीं तो हमें तरह तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। जैसे कि पास आउट नहीं करेंगे तो फिर अगला बैक दो, टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, फालतू नियम रोज़ चेंज हो रहे हैं पीसीआई के द्वारा वगैरह वगैरह, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं ना, तो हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, आते हैं बिना देरी के। तो हम आज का मेन टॉपिक होने वाला है हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी। जी, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी, फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, एक्सट्रीशन ऑफ ड्रग और जनरल मैकेनिज्म, ये सब ना जो आपने इंट्रो में कल पढ़ा था उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी बहुत ईजिली। क्योंकि जो कोलॉजी हमने पढ़ा था तो उसमें दो चीज़ें थी, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। कोलॉजी के मेन दो पार्ट या दो स्तंभ बोल लीजिए, पिलर ऑफ कोलॉजी, है ना, फार्माको डायनेमिक एंड क्या था, फार्माको काइनेटिक्स। जी, काइनेटिक्स। ठीक है भैया, तो ये मेन जो दो पिलर हैं, इसी पे डिपेंडेंट है पूरी फार्माकोलॉजी। इसी की वजह से हम पूरी फार्माकोलॉजी समझ पाते हैं कि आखिर क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो इसी में ये जो ड्रग एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी, ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इसी के अंदर आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, है ना। और फार्माकोडायनेमिक जो है हमने देखा था कि ड्रग के बारे में चीज़ें थी, और जो फार्माकोकाइनेटिक में जो है हम मूवमेंट यानी कि बॉडी की चीज़ें देख रहे थे कि बॉडी क्या हरकत कर रहा है। तो ये जो आते हैं ना, ये टॉपिक्स जो हैं, ये बॉडी की ही क्रियाकलाप है या एक्शन है। ठीक है ना, उसी के कर्मकांड हैं। चलिए समझते हैं भैया, एक डायग्राम बनाएंगे, आप इजली समझ पाएंगे कि आखिर ये ड्रग एब्जॉर्प्शन या ये चीज़ें क्या कैसे हैं। आपको यहाँ पे ये बता दूँ, फार्माकोकाइनेटिक जो है ना भैया, तो इसको अगर हम ऐसे बांटेंगे, ये भी अब देखिए कोई लोड नहीं लेना चाहता है, कोई भी, सब अपने काम को बांटे हुए हैं। तो ऐसे ही फार्माकोकाइनेटिक भी चार चीज़ों में अपनी चीज़ों को डिवाइड कर देता है। वो क्या चीज़ें हैं भैया, ADME शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ADME। आपने सुना भी होगा, हो सकता है नहीं सुना है तो हम लोग क्लियर कर ही रहे हैं भैया। ओके, ADME इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, जी, इसको डिस्ट्रीब्यूशन और इसको मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म। ओके, और यहीं पे आता है एक्सक्रीशन। चलिए, अब ये चारों क्या है इसको हम अभी समझ लेंगे। ये हमारे शरीर में ही होती है ये चारों क्रियाएं, है ना, है सब ये शरीर से ही जोड़ के ही दवाइयों को समझाने की कोशिश है। क्योंकि मैंने कल ही बता दिया था भैया कि इसमें जो है हम दवाई कैसे एक्ट करता है शरीर पे, और शरीर जो है दवाई के साथ क्या करता है,
ये चलेगा दोनों सिस्टम पूरे सब्जेक्ट में। तो वही देखिए ये 4 चीज़ें हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, है ना। तो अब इसको एक डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा, उसके बाद समझ लेंगे हम। जैसे कि आप ओरल कैविटी से शुरू करेंगे और रेक्टम तक बना लेंगे। आप भी रफली से बना सकते हैं भैया। आपने एनाटॉमी पढ़ा हुआ है, वुमेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहीं पे ये क्या है, स्टोमक। चलिए आपसे अच्छा कौन जाता है, अभी जस्ट आपने एग्ज़ाम दिया 1 महीने पहले, इन सब चीज़ों का 1-2 महीने हो गए, जून में ही दिए थे ना जी। रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आपको भी पता है ऑनलाइन चीज़ें अब जचने उचने लगी हैं, ये दिक्कतें हुई हैं। सॉरी, है ना। तो ठीक है, जैसा भी आया इसे एक्सेप्ट करिए और आगे हम लोग अब कोई कमी नहीं छोड़ेंगे पढ़ाई में, ये चीज़ें भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए भैया, ये किस चीज़ की स्ट्रक्चर है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इन्हीं सब का तो रोल है, दबा के खाते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं होता है ना। देखिए इजीली आप ऐसे इमेज बना सकते हैं अगर पेपर में भी ज़रूरत पड़े तो, है ना, समझाने के लिए। क्योंकि एक बार मैंने पढ़ा था कहीं पे या किसी ने बताया था मुझे कि एग्जामिनर को ऐसे समझाइए ना जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं हम लोग। अच्छा ये बात है क्या, तो सही बात है, ऐसे समझाना चाहिए कि जैसे छोटा बच्चा समझ रहा है, कि वो समझ जाए अब क्या करूं मैं, अब कैसे नंबर काटूं। चलिए ये इमेज हो गया, ठीक है ना, ऐसे छोटी याद का समझने के लिए बना लेते हैं। तो ये देखिए अगर आप ओरली दवाई खाते हैं, ठीक है, ओरली आपने इनहेल किया दवाई टैबलेट वगैरह, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से इंटर होगा यहाँ पे रीच होगा स्टोमक में, यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, और यहाँ पे HCl वगैरह है, उस लिक्विड है, उसके समक्ष क्या होगा, टूटेगा ना भैया। तो टूटने के बाद फिर आएगा यहाँ पे छोटी आंत में, ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं कंटिन्यूअस। ये बिल्कुल समझिए ध्यान से, कुछ बहुत कठिन नहीं है और ये समझना ज़रूरी है। आप कहेंगे अरे क्या ये समझा रहे हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं, रिलेट करना है ना, सब सब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेबल हैं, कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे पहुँचेगा छोटी आंत में। आपको ये चीज़ें पता होंगी कि छोटी आंत और बड़ी आंत में ही मेनली एब्जॉर्प्शन होती है। तो मेनली जो है छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन होती है, तो ड्रग जो है यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ये छोटी आंत में एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब होना क्यों ज़रूरी है, अगर आपने खाया ऐसे और ये पाइप जो बनी हुई है हमारे ऐसे जुड़े यहाँ से जुड़ी हुई है और यहाँ के निकल जाए तो दवा का क्या फिर रोल निकलेगा भैया, कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसलिए एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे दवाई एब्जॉर्ब होगी। कोई भी चीज़ जब खाते हैं तो वो एब्जॉर्ब होती है, नहीं तो फिर उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा ना। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी इन छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में एब्जॉर्ब कर लीजिए। एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, सोख लेना, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे जब हो जाएंगी तो अब जो है सोख तो ली गई। अब ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे हमको हर दवाई छोटी आंत में ही काम करनी है। कभी कभी सर दर्द होता है, हेडेक रहता है, तो हेडेक आपको पता है पोर्शन यहाँ पे होता है। अगर ऐसे स्ट्रक्चर समझने के लिए बना रहे हैं भैया, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, परेशान मत होइएगा, ये चीज़ें ठीक है, ऐसे यहाँ पे बना दीजिए, है ना। ये हो गया हेडेक, सर। तो यहाँ पे हेडेक जब होता है चीज़ें, तो हम अब दवाई खाते तो हम मुंह के रास्ते ही, लेकिन हमें जो है रिलीफ यहाँ पे भी मिलता है। तो वो होता क्यों है, कैसे होता है, जब हम दवाई इनहेल किए तो ये यहाँ पे डिग्रेडेट हो गया, टूट गया। टूटने के बाद ये छोटी आंत में पहुँचा, छोटी आंत में क्या कर लिया गया, सोख लिया गया, क्योंकि ये परमिएबल लेयर होती है। अब ध्यान से सुनिए बातों को, क्योंकि ये अभी जस्ट चीज़ें अभी आपको जब हम टॉपिक्स समझाएंगे तो आपको यूज़फुल होंगी। टॉपिक्स यहाँ पे आपके देखिए प्रॉपर है ना। यहाँ से जब एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, अब एक प्रोसेस तो हो गया, एब्जॉर्प्शन ये हो गया, है ना, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है भाई। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दूसरा स्टेप जो है हमारा, दूसरा स्टेप। अब दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, वितरण, बंटवारा, बांट देना। तो यहाँ पे जब एब्जॉर्ब हो गया तो ये बांट दिया जाता है, किसमें, ढेर सारे जो ब्लड वेजल्स हैं उसके द्वारा बांट दिया जाता है, इधर उधर ले जाया जाता है। तो वो पूरा फैलते फैलते आपको पूरा शरीर में पता है कि नसें एकदम फैली पड़ी हैं, ठीक है ना। अभी नस का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम नर्व जो है वेंस,
आर्टरी, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो उसी रास्ते से ट्रांसपोर्ट होते हुए हेडेक जहाँ पे हो रहा है, हेडेक यानी कि सिर दर्द, तो वहाँ पे भी पहुँचेगा ब्लड। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 2 स्टेप हुआ, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन हो गया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है भैया। अब क्या है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म मैंने कल थोड़ा सा जिक्र किया था उस वीडियो में, यहाँ पे भी समझ लेते हैं। यहीं पे आपके ना क्या होता है, लीवर भैया होते हैं, लीवर जी। आपने सुना होगा लीवर में सूजन हो गया, लीवर ख़राब है इनका, बहुत बड़ा रोल होता है इनका लीवर जी का। चलिए देखिए क्या होता है लीवर का काम। यहीं पे जो है वेंस यहाँ पे भी अटैच्ड होती हैं, जिससे दवाइयाँ जो है लीवर के पास भी पहुँचती हैं। तो जब पूरी जगह से घूमते घूमते भी आके लीवर के पास पहुँचेंगी, ऐसे सब अटैच्ड हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम जो है एब्जॉर्प्शन कराएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन का, सब पूरे शरीर में ही हो रहा है, सब एक दूसरे से अटैच्ड हैं, जो अपने वेंस आर्टरीज का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन में छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ, सब जगह पे फैल गया, और डिस्ट्रीब्यूशन जब हो गया तो अब होता है मेटाबॉलिज्म। क्योंकि सब जगह जब फैल चुका तो फैलने के बाद वो अपना इफेक्ट भी दिखाई देता है। यहाँ पे सर दर्द जो हो रहा था वो अब क्या हुआ है, ठीक हो गया है, नॉर्मल हो गया है ना। तो नॉर्मल जब हो गया तो अब दवाई की कोई काम नहीं है शरीर में, क्योंकि भाई एक समय के बाद चीज़ें हटो ना भैया, आप काम कर चुके, जाइए अपने काम कर चुके, क्रेडिट ले लिए कि हाँ मैंने काम किया, अब जाओ। तो जाने के लिए वो ऐसे नहीं जाते हैं, उनमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है, क्योंकि वो पोटेंशियल होते हैं। अगर हम ऐसा बना देंगे कि वो अपने आप ही निकल जाए तो फिर तो दिक्कत है ना, वो अपने आप पूरी तरीके से निकल जाएगा। उसमें कुछ चेंजेस होती हैं जिसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आपके सिलेबस में सब दिया है, इधर उधर से बातें नहीं हो रही भाई, सब आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब जब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो भी ड्रग्स यहाँ लीवर में पहुँचेंगी तो लीवर में होती हैं ढेर सारी एंजाइम, जो उनको क्या करती हैं, उनके साथ रिएक्शंस करती हैं। और अगर वो एक्टिव फॉर्म में है, जैसे कोई भी कंपाउंड आया है COOH है ना, तो इसमें और कोई ग्रुप जो है रिएक्शंस के दौरान जुड़ जाएंगी और इसको इनएक्टिव कर देंगी। ये एक्टिव है, इसमें दूसरा फॉर्म इसका COOH CH3 ये मान लीजिए है, ठीक है। तो ये मान लीजिए इनएक्टिव फॉर्म हो गया। तो इस इनएक्टिव फॉर्म को क्या होगा, अब ऐसा वो हो जाएगा कि वो शरीर में अब कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। तो वो धीरे धीरे पहुँचेंगे किडनी के पास। अब किडनी क्या करते हैं, आओ भैया आओ, हम तो बैठे ही हैं छानने के लिए, और छान के वो फिर बाहर निकाल देते हैं। समझ आई बात। तो मेटाबॉलिज्म ऐसे होता है। तो मेटाबॉलिज्म भी आपने समझ लिया। अब बचा एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन वही है जब मेटाबॉलिज्म यानी कि एक्टिव से इनएक्टिव जब कर दिया जाता है, एक्टिव से इनएक्टिव, तो अब ये तो काम खत्म, ठीक है। लीवर ने इतना काम कर दिया, कहते अब मैं नहीं करूँगा भैया, सब काम मैं ही करूँ, तो छोड़ देता है। तो उसके बाद जो है अब काम करते हैं किडनी लोग, जो किडनी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, है ना, राइट और लेफ्ट 2 किडनी होती है ना, मैंने तो 2 ही पढ़ा है भैया। चलिए, तो अब वो करते हैं एक्सक्रीशन का काम। आओ भैया, जब लीवर जी ने छोड़ ही दिया है तो मैं ही काम कर दूँ कुछ, तो वो करते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं छान उन के। क्योंकि आपने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें होता है ना फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनेशन, आपने पढ़ा है। तो ये है पूरा एडीएमई यानी कि फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक कहता है भैया मैं ही पूरा काम क्यों करूँ, तो उसने 4 पार्ट में बांट दिया चीज़ों को। तो अब इसमें चारों पार्ट में भी ये चारों जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस हैं, ये भी तरह तरह के अलग अलग के अंगों में होते हैं, और अलग अलग अंगों में होते हैं। कुछ किसी अंग का रोल है, कुछ किसी अंग का रोल है, ऐसे प्रॉपरली बटा हुआ है पोर्शन, ठीक है। तो ये आपने ये पूरा एडीएमई प्रोसेस समझा। एब्जॉर्प्शन, जब हम इनहेल करते हैं एब्जॉर्ब होता है। ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पोर्शन हो सकते हैं। जैसे आपने नस में अगर इंजेक्शंस लगाए नस में, तो ये यहीं पे एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, नस में ही पहुंचना चाहिए दवाई। तो अल्टीमेट गोल वही था। तो जब आईवी आपने लगाया इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट नस में पहुंच गया, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो गया। ओके, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे आपने लगाया पूरे शरीर में ऐसे 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 पूरा फैल जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब मेटाबॉलिज्म कब होगा, जब ये पूरे शरीर में फैल जाएंगे तो ये लीवर के भी पास आएंगे, क्योंकि सब जगह पे ब्लड वेजल्स जुड़ी हुई हैं आपस में, है ना। तो ये यहाँ पे जब आएंगी तो ये क्या करेंगे, एक्टिव से इनएक्टिव कर देंगे। ओके, और जब इनएक्टिव हो जाएंगी तो अब दवाइयाँ का वश नहीं चलेगा, वो अब बाहर निकल जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि जिस फॉर्म में वो बनाई गई रहती हैं वो ऐसा रहता है कि वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा इजीली। अगर शरीर से बाहर निकल जाएगा तो फिर काम कैसे करेंगी,
है ना। तो इसलिए ऐसा एक्टिव फॉर्म मान लीजिए है और ये इनएक्टिव फॉर्म हो गया जब लीवर में ढेर सारे रिएक्शंस हुए एंजाइम के द्वारा। एंजाइम यहाँ लिख सकते हैं आप। ऐसे देखिए सिंपल ही आपको पेपर में समझाना है भैया, और एग्जामिनर कहेगा हाँ भैया बच्चा पढ़ा हुआ है। तो मेटाबॉलिज्म में ये हो गया, और मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीशन यानी कि जब लीवर काम करके छोड़ देता है कि भैया अब मैं नहीं काम कर सकता, मैं ही सब नहीं करूँगा और ये मेरा काम है भी नहीं, है ना। जैसे कि कोई भी वर्क प्लेस होता है तो वहाँ पे काम डिवाइडेड होता है, तो अब आते हैं किडनी भैया और वो एक्सक्रीशन करवा देते हैं यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है ना। चलिए डन। तो ये हुआ आपके 15 मिनट में पूरी प्रोसेस। अब इस पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप थियरी पोर्शन में क्या करेंगे, कवर अप कर लेंगे। और देखिए आज के वीडियो में बस यही 3 पेज आपको पढ़ना है, ओके, ओनली 3 पेजेस, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, जैसे भी अगर चीज़ें हैं समझ आ रही हैं, कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अच्छी है तो वो भी बताइए, हम उसको बेटर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है अभी, ड्रग एब्जॉर्प्शन तो अभी आपने जनरली डायग्राम के मदद से समझ ही लिया। अब देख लेते हैं लिखना कैसे है। ड्रग एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड प्लाज्मा या ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। दवाई का जो है मूवमेंट ना, जहाँ पे उसे एडमिनिस्टर्ड किया गया है वहाँ से ब्लड प्लाज्मा में पहुँचना, उसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन। जैसे हमने ओरली लिया और वो जब जाके एब्जॉर्ब हो गया ब्लड वेजल्स में, तो उसी प्रोसेस को पूरे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। समझ रहे बात। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड प्लाज्मा। हमने कहीं पे भी जैसे अगर आपने यहाँ पे क्रीम लगाया, ऑइंटमेंट, दवाई ठीक करने वाली, तो वो अगर ब्लड में पहुँच रहा है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड में ड्रग एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना। ओके, ड्रग एब्जॉर्प्शन समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, ऐसे आप प्रॉपरली एकदम एग्जाम में भी आप बनाइए भैया, लिखिए। उसमें कुछ नहीं, ये नहीं कि एकदम लाइन बाय लाइन आप चीज़ें लिखिए, बस मीन निकलना चाहिए एक्चुअल में है क्या। ड्रग एडमिनिस्टर्ड रिच इन ब्लड स्ट्रीम, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ कहीं पे भी, चाहे वो ओरली या फिर रेक्टम के थ्रू या फिर पैरेंट्रल या फिर टॉपिकल, कैसे भी। अभी आपको कल ही पढ़ाया है हमने, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है ना, चैप्टर 1 का। समझिए बात, ये चीज़ें हैं। बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अकर्स। ये क्यों कैसे हो पाता है, ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोसेस, ये अब समझिए बात को। जो हम सेल्स है हमारा, सेल्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो, यहाँ पे देखिए ये कल का पेपर है, सेल्स अगर ऐसे है तो इसमें कुछ ऐसी पोर्शन होती है, जब आपने सेल पढ़ा था कि यहाँ पे आने जाने देती है चीज़ें, यहाँ पे ऐसे गोल से रहेंगे, पोर्स होंगे सारे। तो ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोसेस, जो झिल्ली होती है ब्लड वेजल्स की, सेल्स की, उनमें आने जाने की प्रोसेस की सहायता से ये एब्जॉर्प्शन हो पाती है। अगर वो जाने ही नहीं देगा तो आप क्या कर लोगे, कोई भी दवाई खाओ बाहर निकल जाएगी, मैं घुसने ही नहीं दूंगा, है ना, ऐसे जिद पे अड़ जाएंगी। तो फिर है एक्सेप्ट द इंट्रावेनस इंजेक्शन एब्जॉर्प्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें एक्सेप्ट है, एक एक्सेप्शन है, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल रूट एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस से क्या मीन है, वेंस में जो लगता है, तो वेंस में आप जो लगाएं तो एब्जॉर्प्शन तो पूरा हो गया, है ना, एब्जॉर्प्शन हो गया इसमें। तो इसके अलावा जो है और सब में एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि नस में जब लगाते हैं तो वो तो हो ही गया एब्जॉर्प्शन, लेकिन और जो ओरली या फिर रेक्टम के थ्रू या कैसे भी हम ले रहे हैं, या फिर नेज़ल जो है इनहेलेशनल था स्प्रे के थ्रू, तो इसमें एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता है, इंट्रावेनस वाले में एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता नहीं है। यही इस लाइन का मतलब है। अब देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपने डेफिनेशन समझ लिया एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का मीन है द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स एडमिनिस्ट्रेशन साइट टू ब्लड स्ट्रीम और ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो आपने डेफिनेशन पढ़ लिया भैया, ये डेफिनेशन है। अब इसके टाइप्स हैं, टाइप्स पढ़ना है हमको। देखिए पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, तभी ज़्यादा आप बेटर समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि याद भी हो जाएंगी आपको चीज़ें, एक बार रिवाइज करेंगे तो। देखिए टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, अब किस प्रकार से ड्रग एब्जॉर्प्शन हो पाता है, तो इसमें लिखा है वेरियस प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग आर इन्वॉल्व। ढेर सारे जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएँ हैं एब्जॉर्प्शन की, वो इस तरीके से शामिल है या सम्मिलित है। पहला है पैसिव डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा है इंडोसाइटोसिस, है ना। और इंडोसाइटोसिस में ही दो
पार्ट है फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, इसके उपनाम भी हैं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखते हैं अब प्रोसेस है क्या। मेनली यही समझिए कि एब्जॉर्प्शन में बस होगा क्या कि आपके जैसे यहाँ पे ड्रग है शरीर के किसी पार्ट में और ये पे ब्लड वेजल्स है, तो बस इसी को इसमें घुस जाना है, इंटर कर जाना है। यही पूरा प्रोसेस जो है क्या है, ड्रग एब्जॉर्प्शन है ना। यही पूरा प्रोसेस जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ये अलग अलग तरीके से हो रहा है, उसी को हम टाइप्स लिख दिए हैं और कुछ है नहीं, ठीक है ना। ये कैसे घुस पा रहा है, कैसे क्या चीज़ें, वही बस ड्रग एब्जॉर्प्शन है। देखिए पहला है पैसिव डिफ्यूज़न या ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूज़न या ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज़न का मीन होता है विसरण या फैलाव या विसरित हो जाना, बह जाना, है ना। तो देखिए इसमें क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, इन दिस एब्जॉर्प्शन मूवमेंट ऑफ ड्रग अकर्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि जो मूवमेंट ऑफ ड्रग है ना भैया, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अब हाई से लो का क्या सीन है, जैसे आपने देखा होगा रोड भी ऊंचा नीचा होता है, ऐसे पोर्शन, ऊंचा पोर्शन नीचा पोर्शन। तो अपने साइकिल से अगर ऊंचे पोर्शन से जाएंगे ना तो नीचे की तरफ आसानी से चले जाएंगे, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि जिस तरफ ज़्यादा मात्रा रहेगी किसी चीज़ की वहाँ से, जैसे यहाँ पे है पोर्शन है ना, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन किसका, ड्रग का, क्योंकि फार्माकोलॉजी में लास्ट आप कुछ भी आ जाए घूम फिर के आएगी बात किस पे, ड्रग पे ही। तो ये जो है हाई कंसंट्रेशन है और ये इस तरफ जा रही है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे चीज़ें कम हैं। तो इसे को क्या बोल दे रहे हैं हम, पैसिव डिफ्यूज़न या फिर ट्रांसपोर्ट, ठीक है भैया। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग का जाना यही कहलाता है पैसिव डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट, और इट्स अ टाइप ऑफ क्या, ड्रग एब्जॉर्प्शन। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। सो इन दिस ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन नो नीड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इस एब्जॉर्प्शन में हमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। काइनेटिक का मीन होता है मूवमेंट में जो एनर्जी की आवश्यकता लगती है, उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हायर से लोअर की तरफ जा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। जैसे कि आपने देखा होगा अगर कहीं पे पानी बह रहा है तो जिधर ज़्यादा है उधर उससे कम में जाने के लिए उसे कोई प्रभाव नहीं लगेगा, प्रेशर वैसा कुछ नहीं लगता, अपने आप बह जाता है। ऐसे ही आपने साइकिल जब ऊंचाई से नीचे की तरफ ढलान की तरफ लाते हैं तो भी कोई हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती, अपने यहाँ आप चले जाता है, क्योंकि हाई से लो कंसंट्रेशन जा रहा है। वैसे सेम हमारे बॉडी में ये प्रोसेस होती है, ठीक है भैया। तो कोई एनर्जी नहीं लगती है। मोर देन 90% ऑफ ड्रग आर एब्जॉर्ब थ्रू दिस डिफ्यूजन, और लगभग 90% से ज़्यादा दवाइयाँ जो है इसी प्रकार के एब्जॉर्प्शन से होकर गुजरती हैं, ठीक है ना। पैसिव डिफ्यूजन यानी कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन, चीज़ें याद हो जानी चाहिए, पेपर में छोड़ना छूटना ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती भैया। चलिए समझ आएगी बात, ओके। अब आता है दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी इट इज़ अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन है, एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव यानी कि एनर्जी हमें चाहिए। एक्टिव में क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी नहीं है लग रहा है, एक्टिव एकदम मुरझाया से लग रहा है, ऐसे बोला जाता है ना। तो इसमें एक्टिव का नाम ही है, मतलब एनर्जी चाहिए हमें। इन दिस एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्टेशन ड्रग मूवमेंट अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स लो टू हाई कंसंट्रेशन। अब खेल उल्टा हो गया भैया, ये जो हम बना रहे थे यहाँ पे, तो अब इसी को यहाँ नीचे बना लेते हैं, यानी कि लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा। इसमें ढेर सारे बना दीजिए, ऐसे पूरा भर दीजिए, एकदम फिल कर दीजिए, फिल आउट, है ना। आप अगर पेपर में बनाइए तो ऐसे गोला गोला करके बना दीजिएगा, अच्छा लगेगा, सर्कल, ठीक है। तो अब लो से हाई की तरफ ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब आपको जाहिर सी पता है, जब हमें कोई भी चीज़ लोअर कम है और उसको ज़्यादा की तरफ देना है तो आपको ज़्यादा जोड़ लेगा। आप रूम का, आप कोई घर है उसमें रूम है, एक दरवाज़ा लगा हुआ है, उसी का एग्जांपल ले लीजिए ना, कि अगर यहाँ पे एक है पोर्शन, ये दरवाज़ा यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये पूरा भरा पड़ा है, तो आपको अंदर घुसना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो यही सेम एक्टिव वाले में होता है कि यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ता है, ओके। चलिए एक्टिव में मीन्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा मात्रा है दवाई की वहाँ पे हमें घुसना है, या फिर दवाई या ब्लड ये सब चीज़ें पोर्शन ज़्यादा हैं तो उसमें इंटर करना है तो हमें प्रेशर के साथ करना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी। और जब कम है तो एनर्जी नहीं लग रही है, सेम सिस्टम। तो वही चीज़ें हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग
lower to high concentration. So here the energy are required need in the form of ATP, adenosine triphosphate। आप ये चीज़ें जानते हैं और इसलिए यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आता है फिर अगला टाइप्स जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस, इंडो मतलब अंदर और साइटोसिस साइटोलॉजी आपने सुना होगा, साइटोसिस सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, सेल है ना। चलिए देखिए, इन दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल बाय फॉर्मिंग ए वेसिकल और सेक्यूल। यहाँ पे होता क्या है इस प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन के, जो दवाइयाँ हैं वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही इनगल्फ कर ली जाती है। इनगल्फ मतलब निगल लेना, ऐसे निगल लिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने सेल बनाया था, ये चीज़ें सेल्स हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे देख लेते हैं कि सेल अगर आपने बनाया है तो यहीं पे जो सेल्स है ना, दवाई ऐसे आ रही है पूरे शरीर में घूमते 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 घूमते, तो यहाँ पे ऐसे मुँह खुलेगा और दबोच लेंगे इसको, यानी कि निगल लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है भैया, तो ये इंडोसाइटोसिस में होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बाय फॉर्मिंग है वेसिकल और सेक्यूल। और ये कैसे निगला जाता है, जैसे कि आपने चीज़ें जब आप पढ़े होंगे ऐसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो ऐसे बना रहा होगा, है ना। ये टेल्स थे, हेड थी, पढ़े थे? अगर पढ़े थे भैया तो कमेंट में यस लिखिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सब चीज़ें रिलेटेबल हैं भैया। इसीलिए देखिए एचएपी जो है पहले ही पढ़ा दिया गया आप लोगों को, क्योंकि आप शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे नहीं तो दवा के बारे में कैसे जानेंगे, क्योंकि दवा जो है शरीर पे ही तो काम करवानी है हमें, है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, सेल्स है, ये सेल का डबल लेयर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे वेसिकल्स ऐसे बनते हैं गोल से, और ये जो है यहाँ की एक्स्ट्रा मटेरियल यानी कि ड्रग वगैरह जो आ रही हैं इनको इंगल्फ कर लेते हैं और ऐसे ऐसे पास आउट करके इस साइड ला के छोड़ देते हैं सेल के अंदर, है ना। और ये लेयर देखिए, जैसे इसी को हमने जूम आउट किया मान लो, तो यहाँ से इनगल्फ किया और इस साइड ले जाके छोड़ देंगे अंदर की तरफ, और वो दवाई काम करेगी, है ना। तो यही बात है, वेसिकल्स मतलब ये गोल सा पोर्शन जो होता है, वेसिकल्स। चलिए, आपने ये टाइप्स पढ़ लिया 3, और इंडोसाइटोसिस के ही 2 पार्ट हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस अकर्स अंडर इंडोसाइटोसिस। 2 प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से हैं भैया? फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। 2 तरीके हैं देखिए। एक होता है ना कि अरे भैया कूच के खा लिया करो, कम से कम पी लेते हो, निगल लेते हो तुरंत, तो इसमें भी इंडोसाइटोसिस में भी 2 प्रोसेस है ना। जैसे कि सेल ईटिंग, सेल जो है क्या करता है इसमें, ईटिंग यानी कि लेके लिखा है इन इट सेल इनगल्फिंग सॉलिड पार्टिकल्स, और इसमें है इन इट सेल्स इनगल्फिंग फ्लूइड सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर जैसे सॉलिड पार्टिकल्स है ड्रग का हमारे, तो वो ईट कर लिया जाएगा, ऐसे इनगल्फ कर लिया जाएगा, दबोच लिया जाएगा, पकड़ लिया जाता है, ठीक है ना, सॉलिड पार्टिकल्स। और जब वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जैसे ये सॉलिड पार्टिकल्स है और यही लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो क्या किया जाएगा, पिनोसाइटोसिस, पी लिया जाएगा उसे, सेल ड्रिंकिंग यानी कि जो फ्लूइड है उसको इनगल्फ कर लिया जाएगा, निगल लिया जाएगा। तो समझ गए बात। फैगोसाइटोसिस में सेल ईटिंग होता है। पिन्नो, एक याद रखिए, पिन्नो मतलब पीना, पिनो मीन्स पीना यानी कि पी जाना, निगल जाना। वो कैसा रहेगा, लिक्विड फॉर्म में, हम लिक्विड को ही तो पी सकते हैं, और जो दूसरा बचेगा वो जाहिर सी बात है वो सॉलिड पार्टिकल्स हो जाएगा। चलिए भैया, तो आपने ये टाइप्स कवर कर लिए, ठीक है। देखिए डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गया। फैक्टर अफेक्टिंग, आखिर ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है शरीर में, इसको अगर अच्छे से हो जाए तब तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत बार होता क्या है, दिक्कतें होती हैं। क्या दिक्कतें हो सकती हैं वो देखेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा ना, अरे भैया दवाई खा रहे हैं, सूट नहीं कर रहा है, पच नहीं रहा है, वगैरह वगैरह सुनते हैं ना। तो अगर ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो दवाई काम कहाँ से करेगा। ओके, तो उसी चीज़ को बोलता है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं, कौन से लोग हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहे हैं, दवाई को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे हैं। चलिए भैया देख लेते हैं। तो भैया देखिए, ये इतना है और ये पेज आपका पूरा कंप्लीटेड हो जाएगा। ये 2 टॉपिक्स, बायोअवेलेबिलिटी और ड्रग एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ड्रग एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड बायोअवेलेबिलिटी है तो बहुत छोटा सा है। चलिए देखिए क्या अफेक्ट कर रहे हैं। देयर आर मैनी फैक्टर ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन आर एच। यहाँ पे ढेर सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, जैसे कि पेशेंट एज लिखा गया है इसमें। देखिए, द एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड बाय इंडिविजुअल एज बिकॉज इन रिड्यूसिंग एज द एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी आर आल्सो रिड्यूस्ड, इट इज़ ऑब्जर्व।
जब पेशेंट के एज पे डिपेंड कैसे करता है, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों में, बूढ़ों में और जवानों में अलग अलग तरीके की बॉडी फिजियोलॉजी होती है, शरीर करने की कार्य करने की क्षमता होती है, तो उसी पे तो सब चीज़ें डिपेंड करेंगी कहीं ना कहीं। तो देखिए ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है अफेक्ट होता है इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा, उसकी उम्र के द्वारा, क्योंकि रिड्यूसिंग एज द एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी आर रिड्यूस्ड इट आल्सो ऑब्जर्व। जब अगर व्यक्ति की एज घटती है ना धीरे धीरे, तो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी धीरे धीरे घटने लगती है। तो इसलिए पेशेंट एज भी एक फैक्टर है, ठीक है ना। हो सकता है बुढ़ापे में चीज़ें अच्छे से ना कर दवाई एब्जॉर्ब हो तो काम भी नहीं मिलेगा दवाई का। पेशेंट का लिंग, यानी कि वो महिला है या पुरुष है, ये चीज़ें भी मैटर रखता है, या कोई और जेंडर है ना। हाँ जाहिर सी बात है भैया, वो भी एक इंसान है, अलग जेंडर का भी जो है ना। ओके देखिए, द एब्जॉर्प्शन आर अफेक्टेड बाय द सेक्स बिकॉज मैनी ऑटोमेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली, ऑटोमेटिकली नहीं है सॉरी, एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली चेंज अकर इन मेल एंड फीमेल। ये क्यों प्रभावित होता है पेशेंट सेक की वजह से, क्योंकि ढेर सारी जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक बदलाव हैं या फिर अंतर हैं महिला और पुरुष में। जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं, जैसे कि लाइक प्रोपोर्शन ऑफ मस्कुलर एंड एडिपोज टिश्यू आल्सो अल्टर द एब्जॉर्प्शन। ऐसा क्यों है, जैसे कि देख लीजिए प्रोपोर्शन जो मसल्स का और एडिपोज टिश्यू का जो मात्रा होती है ना, वो भी चेंज कर देती है हमारे एब्जॉर्प्शन को। अब जैसे कहेंगे कैसे, क्या महिला में क्या होता है ना, फीमेल और मेल, महिला में जो है मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू ये ज़्यादा होती हैं। कहेंगे हाँ भैया होता है, क्योंकि आप देखेंगे ना 50 किलो की गर्ल है तो वो कहीं ना कहीं भरी पूरी दिखती है, और वही लड़का है तो वो एकदम पतला दिखेगा, है ना। अगर लड़की 50 kg है और लड़के, तो लड़कों का ये दिखेगा ऐसे पोर्शन, ये फीमेल है ये मेल है। लेकिन क्यों होता है, क्योंकि इनमें मसल्स ज़्यादा होती हैं, तो ये कवर अप हो जाता है अच्छे से और एक अच्छा शेप निखर के आता है। और मेल में क्या होता है, उनकी बोन्स जो है ज़्यादा इनके कंपेयर में वेटेड होती हैं, और इनमें मसल्स की जो है इनकी अपेक्षा कहीं ना कहीं कमी होती है। तो ये देखिए अंतर है ढेर सारे। तो जब अब मसल्स वगैरह ये सब रहेंगी, तो जितने मसल उतने नसें, ये सब चीज़ें फैक्टर हैं, तो इसलिए पेशेंट सेक भी हमारे शरीर में अंतर प्रदान करती हैं एब्जॉर्प्शन का। और भी है ढेर सारी हार्मोनल चेंजेस भी हैं, इसलिए एब्जॉर्प्शन भी कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। तो आप ऐसे ये पूरे पोर्शन लिख सकते हैं। डिजीज़, अब इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ड्यू टू द हार्मोनल अल्टरेशन एब्जॉर्प्शन आर अफेक्टेड। आप सेंटेंस बनाना सीखिए, लिखिए, कोई फेल नहीं कर सकता आपको। अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, हमें पास होना है, ठीक है ना भैया। डिजीज़ कंडीशन, बीमारी की स्थिति जो है क्या हो सकती है। डिजीज़ लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर, एसिडिटी, एक्लोहाइड्रिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा। अगर बीमारी जो है पेट से संबंधित है, जैसे कि अल्सर, घाव, अल्सर का मतलब होता है घाव, उंड मतलब भी घाव होता है, उंड से सेंस होता है कि बाहर की, जैसे आउट ऑफ सरफेस पे, बॉडी के सरफेस पे चोट वोट लगा है तो उसे उंड बोल देते हैं। लेकिन इंटरनली जैसे कि मुंह में या फिर पेट में, इन जगहों पे घाव है तो उसे अल्सर बोल देते हैं। तो वहाँ पे अल्सर है तो भी दवाई एब्जॉर्ब नहीं होगी प्रॉपर अच्छे से। एसिडिटी है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में एसिड का सिक्रीशन हो रहा है पेट में तो भी दिक्कत है ना। तो दवाई अच्छे से टूटेगी नहीं तो और अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। और फिर क्या है, एक्लोहाइड्रिया, अगर HCl की कमी हो रही है तो भी दिक्कत होगी, है ना। उसके बाद है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। डायरिया क्या है भैया, डायरिया लूज मोशन जिसे बोलते हैं आप, तो उसके दौरान भी एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि इस समय पाचन की क्षमता जो है थोड़ी कम हो जाती है। तो ड्रग भी जो है शरीर के साथ साथ शरीर के साथ कह रहे हैं, स्टूल्स के साथ साथ बाहर निकल जाता है रेक्टम के थ्रू, तो ये दिक्कत हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बनना, इस दौरान भी दवाई का एब्जॉर्प्शन कम ज़्यादा हो सकता है। एंड अनदर डिजीज़ लाइक वोमिटिंग, स्टमक अपसेट इन द कंडीशन एब्जॉर्प्शन आर डिक्रीज्ड। इन सभी बीमारियों की वजह से जो एब्जॉर्प्शन है क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए, आपने 3 चीज़ें देख लिया, पेशेंट एज, पेशेंट सेक और डिजीज़ कंडीशन। चौथा क्या है, ड्यू टू डोजेस फार्म। डोजेस फार्म की वजह से भी प्रभाव पड़ता है। डोजेस फार्म की वजह से कैसे भैया, डोजेस फार्म का मतलब खुराक, किस फार्म में आप ले रहे हैं, जैसे कि लिक्विड फार्म में है या फिर इस सस्पेंसन है। सस्पेंसन आपने देखा होगा ना, ऐसे बच्चों का पाउडर फार्म में मिलता है, उसमें बोलते हैं यहाँ तक पानी डाल के स्टेराइल वाटर या फिर गर्म करके उबाल के ठंडा करके बोलते हैं मिला दीजिएगा प्रॉपर, है ना। तो या फिर कैप्सूल ले रहे हैं या फिर टैबलेट ले रहे हैं, तो उसके वजह से भी एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होता है।
क्योंकि जैसा रहेगा उस हिसाब से घुलेगा, तो पिनोसाइटोसिस इन और फैगोसाइटोसिस ये सब है ना अच्छे से काम हो पाएंगे। जैसे लिखा है देखिए, द डोजेज फॉर्म ग्रेटली अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज एंड अदर प्रॉपर्टीज़। देखिए डोजेस फॉर्म जो है, खुराक का रूप जो है, ये बहुत बड़े पैमाने पे प्रभावित करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि डिफरेंट सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज़ एंड अदर प्रॉपर्टीज़ क्योंकि उनकी जो सॉल्युबिलिटी जो है ना वो डिफरेंट अलग अलग होती है। जैसे आप ये एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए ना, जनरली कि आप देखते हैं कि कोई कच्ची चीज़ें खाते हैं वो अच्छे से तुरंत पच उठ जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ये चीज़ें, लेकिन अभी सॉलिडिफाई चीज़ें खाते हैं जैसे रोटी चावल, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देर तक पचने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उनका डिग्रेडेशन रेट अलग है, एब्जॉर्प्शन अलग है, ये सब चीज़ें अलग हैं। तो वैसे ही दवाई का भी तो है भैया। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ड्रग अवेलेबिलिटी, हम घटते क्रम में देखेंगे कि ड्रग एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। सॉल्यूशन यानी कि जो सिरप वगैरह होता है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और जल्दी एब्जॉर्ब होगा, अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। इमल्सन, ठीक है ना, इमल्सन जो है जैसे क्रीम वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, ऑयल इन वाटर, ये आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, उसमें सिटिक्स में, है ना। तो ये सॉल्यूशन से कम ये इमल्सन होता है, इमल्सन से थोड़ा कम सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन से थोड़ा कम कैप्सूल होता है, और कैप्सूल से थोड़ा कम टैबलेट, यानी कि टैबलेट के एब्जॉर्प्शन रेट सबसे कम है भैया। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा एकदम बोले तो इंट्रावेनस, जो नसों में सुई लगाई जाती है, वो तुरंत ही एब्जॉर्ब, वो फुल्ली एब्जॉर्ब ही हो गया, है ना। ये सॉल्यूशन वगैरह ये उसके बाद आते हैं, है ना। चलिए भैया, तो आपने अफेक्टिंग देखा 4 पॉइंट, इतना याद रखिए क्योंकि ये पूछता है भैया, मैंने कल ही बोल दिया था, इस चैप्टर से कम 15 से 20 नंबर पूछता है, क्योंकि ये जनरल चीज़ें आपको जानना जरूरी है। प्रोटीन बाइंडिंग ये भी आता है। एज वी नो ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड प्रोटीन इज आल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन डिफिकल्टी इन रीचिंग द साइट ऑफ एक्शन। अब यहीं पे एक छोटी सी बात समझ लीजिए आप, जो हमने ये समझा ना पूरा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म सिस्टम, यहीं पे बहुत से अंदरूनी और काम धाम होते हैं। जब ड्रग जो है यहाँ एब्जॉर्ब होता है ना ब्लड वेजल्स में, अगर मैं यहाँ पे ब्लड वेजल्स बना दूँ, है ना, ये ब्लड वेजल्स में एब्जॉर्ब होता है, ऐसे घुसता है, तो यहीं पे प्रोटीन बाइंडिंग होती है उसके वजह से, या फिर सेल्स के पास से ही ले जाया जाता है प्रोटीन बाइंडिंग के द्वारा। प्रोटीन जो रहेंगे, प्रोटीन के मॉलिक्यूल वो इससे जुड़ जाएंगे ड्रग से। प्रोटीन मॉलिक्यूल ये ड्रग, है ना, ऐसे ड्रग ये प्रोटीन मॉलिक्यूल आके जुड़ गए। तो ये कैसा है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इस हिसाब से ये चीज़ें हो पाती हैं, है ना, प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से, कि ये ले गया, छोड़ा कि नहीं छोड़ा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्या मीन है भैया, समझ लीजिए। रिवर्सिबल, और इसी में IR लगा देंगे, इरिवर्सिबल, दो चीज़ें हैं। रिवर्सिबल में क्या होता है, जैसा था वैसे ही फिर हो जाए, और इरिवर्सिबल मतलब वो फिर से अपनी अवस्था में आए ही नहीं, यानी कि एक बार ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन मान लीजिए इस टाइप से है, यहाँ पे ड्रग आके जुड़ गया, तो ये ले गया सेल के अंदर, ऐसे पूरा प्रोसेस है, तो इस सेल के अंदर ले गया और इसे छोड़ दे, तो ये रिवर्सिबल है, यानी कि ज्यों का त्यों फिर हो जाए। और इरिवर्सिबल ये ले जाए और छोड़े ही ना, तो एब्जॉर्प्शन में कमी और ज़्यादा हो सकती है चीज़ें। समझ गए बात, है ना। अब जैसे आप ही को, ठीक है, आपको किसी कंपनी में ले जाया गया और आप बहुत एबल हैं, योग्य हैं काम करने के, लेकिन आपको जब छोड़ा जाएगा, आपको खुलेआम थोड़ा सा छूट दी जाएगी, फ्रीडम दी जाएगी, तब तो आप अपनी क्वालिटीज़ अच्छे से दिखा पाएंगे, है ना। तो अगर नहीं दिखाएंगे, छोड़ा जाएगा, फ्रीडम नहीं दिया जाएगा, तो आप दब दब के काम करेंगे, ये चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही है सेम जो है ड्रग में भी। तो प्रोटीन बाइंडिंग, एज वी नो ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड टू प्रोटीन इज आल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन डिफिकल्टी इन रीचिंग साइट ऑफ एक्शन, और इसके वजह से जो है दवाई अच्छे से नहीं पहुँच पाती है या नहीं जा पाती है, क्योंकि जो छोड़ दिया था तो ठीक है, और नहीं छोड़ेगा तो भाई अच्छे से नहीं हो पाएगा एब्जॉर्प्शन। पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग, एक पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग, कुछ चीज़ें अगर आपको कोई टर्म्स या कोई चीज़ें समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको, ओके, ठीक है। पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग्स, दवाई की साइज भी बहुत मैटर करती है, जैसे कि सेल्स की साइजेस हैं, जैसे आपने अभी आंत के बारे में पूरा पढ़ा, तो यहाँ पे आंत में जो पोर्स हैं ये पता है छोटी छोटी हैं, और आप जो है ड्रग के मॉलिक्यूल जो बनाए हुए हैं वो बड़ी हो, जैसे मान लीजिए किसी का मॉलिक्यूल साइज़ है, पार्टिकल साइज या मॉलिक्यूल साइज वो 10 होना चाहिए, और आप बना दिए 110 का, तो भाई अंदर तो है ना, तो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, वो ब्लड वेजल्स में जाएंगे ही नहीं, तो ये दिक्कतें होती हैं। लार्ज पार्टिकल साइज आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इजीली या फुल्ली एज इन डिजायर्ड क्वांटिटी, पूरी तरीके से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे।
तो चलिए भैया, आपने ये पढ़ लिया पूरी तरीके से क्या, ड्रग एब्जॉर्प्शन, जिसमें डिफिनीशन पढ़ा, टाइप्स पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ा। ओके, रिवीजन आप एक बार कर लीजिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसका नोट्स हम जो है बोले थे आपसे कि जो ही ये कंप्लीट होता है हम प्लेलिस्ट में सब चीज़ें ऐड कर देंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में हमारा जो चैनल का टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, पीसी फार्मा, उस पर हम नोट्स अपलोड कर देंगे। चलिए अब बायोअवेलेबिलिटी समझ लेते हैं, ये 2 मिनट का काम है। बायोअवेलेबिलिटी क्या है भैया, ये एब्जॉर्प्शन का ही छोटा भाई, ये समझ लीजिए, छोटा भाई जो सब कम करने के बाद क्रेडिट ले लेता है ना। भैया ने काम किया, क्रेडिट ये ले लेगा। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, बायो अवेलेबिलिटी में होता क्या है, बायो मतलब जैविक और अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, जैव उपलब्धता। तो इसमें क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी इज आल्सो नोन एज व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड देन हाउ मच ड्रग क्वांटिटी रीच या एब्जॉर्ब इन ब्लड सर्कुलेशन, हाउ मच ब्लड एब्जॉर्ब और रीच इन ब्लड सर्कुलेशन। समझिए बात को, जो आपने जैसे यहाँ पे ब्लड वेजल्स बनाया है, तो इसमें जो है ड्रग कितनी मात्रा में ब्लड वेजल्स में, नसों में इंटर कर पा रही है, पहुँच पा रही है, उसी को जैव उपलब्धता बोलते हैं। यानी कि जीव के अंदर दवाई कितनी पहुँची है, कितनी मात्रा में, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोल देते हैं भैया, बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, समझ गए बात, कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिच इन ब्लड स्ट्रीम या ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। ओके, चलिए समझ चुके होंगे आप बात को। देखिए, बायोअवेलेबिलिटी इज आल्सो डिफाइंड एज व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड देन हाउ मच ड्रग क्वांटिटी रीच या एब्जॉर्ब इन ब्लड सर्कुलेशन, कितनी मात्रा में ब्लड में जो है दवाई पहुंची, उसी को हम बायोअवेलेबिलिटी बोल देते हैं। इट कंसेप्ट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैन बी मेजर्ड फॉर ड्रग टेकन बाय रूट अदर देन आईवी रूट। इसको हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अदर रूट के द्वारा ही बस नाप सकते हैं। आईवी रूट में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आईवी में जो है पूरी तरीके से दवाई जो है ब्लड में पहुंच जाती है। आपने अगर 2 ml लिया, 5 ml लिया, तो आप जो लगाएंगे वो पूरी तरीके से मात्रा पहुंच जाएगी नस में। तो बायोअवेलेबिलिटी का जो नियम है ना, छोटे भाई का नियम, ये आईवी के केस में नहीं यूज होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी दवाई जो है हम ब्लड में भेज दिए, तो है ना, ऐसी बात है। समझ के बात, बायोअवेलेबिलिटी का कंसेप्ट जो है आईवी रूट पे अप्लाई नहीं किया जाता है या अलाउ नहीं किया जाता है, कि यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है उसका। बिकॉज इन आईवी रूट 100% बायोअवेलेबिलिटी अकर्स, क्योंकि यहाँ पे 100% बायोअवेलेबिलिटी हो ही जाती है, कोई नापने उपने का चक्कर ही नहीं है। हाँ, आप ओरल वाले में नापिए, रेक्टम से जो दी जाती है उसमें नापिए, आप इनहेलेशनल के द्वारा जो स्प्रे के द्वारा दी जाती है उसमें नापिए बायोअवेलेबिलिटी, तो चलेगा। ओके, अगला इसी में लाइन क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, किस रास्ते से हम दवाई को दे रहे हैं, वो भी जिम्मेदार होता है बायोअवेलेबिलिटी के लिए, कि आप किस रास्ते से देंगे दवाई, उसी हिसाब से तो दवाई एब्जॉर्ब होगी अच्छे से, है ना। जैसे पे यहाँ पे लिखा भी है, वी अंडरस्टैंड बाय दिस ऑर्डर आर एज, इस तरीके से हम दवाई के बायोअवेलेबिलिटी को समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए क्या है भैया, पेरेंट्रल में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम ओरल के द्वारा होता है, मुख के द्वारा। रेक्टल जिसे आप मलाशय बोलते हैं, उसके द्वारा ओरल के कंपेरिजन में कम है, और रेक्टल से कम है टॉपिकल। समझ गए बात, ये है एक डिक्रीजिंग आर्डर, ये भी बायोअवेलेबिलिटी का। पेरेंटल में सबसे ज़्यादा, उससे कम ओरल में, ओरल से कम रेक्टल में, और रेक्टल से कम टॉपिकल में। तो ये हो गया बायोअवेलेबिलिटी का कंसेप्ट। बायोअवेलेबिलिटी सीधे सीधे आप समझ सकते हैं क्या है, हाउ मच ड्रग आर रिच इन ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज बायोअवेलेबिलिटी। चलिए भैया, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग इसका भी पूछा था सिलेबस के अनुसार, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। ये सेम एज सेम जो है किसके जैसा है, देखिए, द फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी सेम एज द ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसकी जो फैक्टर अफेक्टिंग है ना, दिक्कत करने वाली चीज़ें, वो सब बायोअवेलेबिलिटी को आप ड्रग एब्जॉर्प्शन की तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से दिक्कतें थी, पेशेंट्स एज था, दूसरा था पेशेंट सेक, तीसरा था डिजीज़ कंडीशन, चौथा था ड्यू टू डोजेस फॉर्म, और था उसी में प्रोटीन बाइंडिंग थी, है ना, और पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग। ये सब चीज़ें आप लिख देंगे सेम एज सेम, तो इसका भी फैक्टर अफेक्टिंग हो जाएगा बायोअवेलेबिलिटी। तो ठीक है भैया, आपने ये सब चीज़ें समझ लिया प्रॉपरली। ओके, यहाँ तक पढ़ने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद, और थैंक्स टू मी फॉर वर्किंग फॉर यू। ओके, चलिए भैया, तो ये चीज़ें हो चुका, आप लोग पढ़ते रहिए और ऐसे ही बने रहिए आपके अपने चैनल पीसी फार्मा के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप
कर दीजिए थोड़ा सा, और शॉर्ट्स वगैरह भी हम इससे रिलेटेड डालते रहेंगे आपके लिए। ओके, चलिए ठीक है, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।